मैं प्रशांत कुमार एक बार फिर से प्रतिभा क्लासेस के मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं विज्ञान एक कक्षा 10 के विज्ञान का अनसार्ड पेपर लेकर के। ये तुम्हारा सेट पहला है, सन 2022 का 824 बीजेस का कोड है और इसके बाकी पोर्शन शायद कपिल सर करा रहे हैं, आपने किए होंगे। फिजिक्स और बायो केमिस्ट्री वाला पोर्शन हम आपको कराने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं, तो हम ये सेट आपको कराना शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, और ध्यान से करना है आप सभी को, और बहुत ही इजी पेपर आता है बोर्ड का, बहुत ही आसान। बस संयम नहीं खोना है, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए हमारे साथ और करना शुरू कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये खंड खा होगा, ये भी ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में देखना होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तो 5 दिया हुआ है, आई डोंट नो वहां क्या होगा, लेकिन अगर आप यही सेट उठाएंगे तो बिल्कुल सिमिलर मिलेगा। 5 का क्वेश्चन दिया हुआ है शुद्ध जल का पीएच मान। तो सभी जानते हैं शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा। और जल तो ना एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। अम्ल से नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, 5 का खा। तो 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है तुम्हारा, पीएच मान कितना होगा, तो पीएच होगा 7। शुद्ध जल का पीएच कितना होगा, 7। और क्वेश्चन इसी का खा कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है या मरकरी है। तो आपने पढ़ रखा होगा ईसीएस में जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है वे किसी भी अम्ल के तन मिलन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती हैं। तो अम्ल से हाइड्रोजन को हटाने वाली धातु कौन होगी, जिंक। जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है, कॉपर नीचे है, सिल्वर भी नीचे है और मरकरी भी नीचे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक, जेड। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। ये उस समय का पेपर है जिस समय 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद आते थे, तभी का ये पेपर है आपका। कह रहा है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। अब गा क्वेश्चन है ये तुम्हारा, प्रोपेन का जब सूत्र पूछ रहा है तो प्रोपेन होता है एल्केन जिसमें 3 कार्बन होते हैं और एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। आप करने जाओगे तो कितना आना चाहिए, C3H2 2 into n का वैल्यू 3 + 2, 3 2 6, C3H8। देखो कहीं ऑप्शन है, यस ऑप्शन है C3H8। कौन सा ऑप्शन है, ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2। अब 6 का क्या कह रहा है क्वेश्चन, इनको मिटाते हैं फिर लिखते हैं भाई 6 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। देखो 6 का क्या कह रहा है, निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी प्रणाली में नाम लिखिए, CH3 CH2 CH2 CH3। तो मैं बताने को ऐसे ही बता सकता हूं, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं लिखकर बता रहा हूं, CH2 CH3। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन के लिए आप ब्यूट यूज करते हो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो नाम हो गया ब्यूटेन। दूसरा क्या है, CH3COOH, ये तो पहला था। दूसरा क्या है, CH3COOH, CH3COOH, ये दिया हुआ। तो इसका नेमिंग कैसे करोगे, नंबरिंग उधर से जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो। तो 1 2 ये मेन चेन है, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और COOH के लिए ओइक एसिड, तो नाम हो गया एथेन ओइक एसिड। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो यहां पर 1 भी लिख सकते हो, एथेन 1 ओइक एसिड। 1 को लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, 1 को लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त नियम क्या है। ये आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, इसी वर्ष आपके सिलेबस से हटाया गया है और ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो लेशन है वो पूरा हटा दिया गया है। तो बताने को मैं बता सकता हूँ मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। मेंडलीव ने क्या बताया, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को जब उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतराल पर
उन तत्वों के गुणों में क्या होता है, समानता प्रदर्शित होती है जब हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। ये बात बताई थी मेंडलीफ ने, ठीक है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो आओ इनको पूर्ण करते हैं भाई, देखते हैं क्या बात है इन रिएक्शंस में। क्वेश्चन नंबर इसी का गा है, 6 का गा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CH3COOH प्लस C2H5OH, CH3COOH प्लस C2H5OH इन द प्रेजेंस आई थिंक डाइल्यूटेड H2SO4 लिया होगा, कंसंट्रेटेड लिया, कोई दिक्कत नहीं, कैसा लिया H2SO4। तो यहां पर ये निर्जलीकरण अक्रिया हो जाएगी और क्या बनेगा, CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये बन गया आपका एथिल एसीटेट। क्या बन गया, एथिल एसीटेट। तो ये पूछ रहा था क्या क्या बनने वाला, कंप्लीट करनी है और कुछ तो करना नहीं था। तो पहली हो गई ये पहली। दूसरी रिएक्शन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि C2H5Br C2H5Br रिएक्ट विद KOH, रिएक्ट विद KOH। तो क्या बनेगा, कह रहा है एक्वस लेना है, और एक्वस लेंगे, अल्कोहलिक लेते तो मामला बिगड़ जाता है, एल्कीन बन जाती। लेकिन यहां पर कैसा लेना है, एक्वस लेना है। कैसा लेना है, एक्वस। तो एक्वस लेंगे तो क्या होगा, KBr निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा, तो रिएक्शन में बनेगा C2H5Br C2H5OH प्लस KBr। क्या बनेगा, KBr। ये आपका बन जाएगा एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, जो भी आपको बोलना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एथाइल अल्कोहल बन गया। ये क्या था, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। रिएक्शन कंप्लीट करनी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का। तो 7 का क्वेश्चन, 7 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, धावन सोडा तथा मीठे सोडा। धावन सोडा का रासायनिक नाम पूछा है सर, यस, रासायनिक नाम एवं सूत्र। तो नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये है आपका रासायनिक नाम किसका, धावन सोडा का। रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3। फिर क्या कह रहा है, मीठा सोडा। तो मीठा सोडा पहले तो लिख देते हैं, मीठा सोडा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मीठा सोडा का कह रहा है रासायनिक नाम बताओ, तो रासायनिक नाम क्या होगा, आप सभी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, है कि नहीं। क्या नाम है इसका, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। और अणुसूत्र देखो, इसका क्रिस्टलाइन फार्मूला लिखना चाहो तो इंटू 10H2O लगा देना, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म हो जाएगा। इसका फार्मूला सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। उतना भी लिखते तब भी कोई काटता नहीं, क्योंकि वो भी गलत नहीं था, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं है। चलो नए अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। खा क्वेश्चन कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें परस्पर आयनों का क्या होता है, विनिमय होता है, क्या कहलाती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे हम करा दें, मान लो AgNO3 रिएक्ट विद NaCl, डेफिनेशन बता दी, ठीक है। वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का परस्पर विनिमय होता है उन्हें क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। आयनों का विनिमय, इसका आयन उसके साथ, उसका आयन इसके साथ। तो यहां पर हो जाएगा AgNO3 की जगह पर कौन आ जाएगा, उसका निगेटिव वाला Cl, और Na के पास कौन सा, इसका निगेटिव वाला NO3 चला जाएगा। ये हो गई तुम्हारी द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल। ये सोडियम नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संक्षारण क्या है। तो देखो कोई भी धातु जब नमी वायु के संपर्क में आती है तो उनका धीरे धीरे क्षय होने लगता है, मतलब वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। आप क्या कह रहे हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का देखा होगा आपने, धीरे धीरे वो काली पड़ जाती है। और उसके अतिरिक्त आप अगर आपके घरों में पीतल के बर्तन होंगे तो आपने देखा होगा कि उनमें कभी कभी ग्रीन धब्बे पड़ जाते हैं, ग्रीन स्पॉट आ जाते हैं, वो एक प्रकार से जंग लगना ही है। तो ये सब क्या है, धातु का संक्षारण है। जैसे चांदी काली पड़ जाती है तो आपने देखा होगा आपकी मम्मी होंगी या घर में कोई भी ज्वेलरी पहनता होगा चांदी सोने का, तो उसमें इस तरह के बदलाव जब देखते हैं तो उसको रिप्लेस करने चले जाते हैं, उसको बदलने चले जाते हैं, उसकी जगह पर दूसरा लेने चले जाते हैं। तो कारण क्या है, वो उसका धीरे धीरे क्षय हो रहा होता है और पहले वाली उसकी चमक समाप्त हो जाती है। जैसे लोहे की चमक हो या सोने की चमक हो या चांदी की चमक हो, इन सब पर एक विशेष स्पेसिफिक साइन होती है और जब इनका धीरे धीरे क्षय होता है तो वो साइन धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उसे ही आप क्या कहते हो, संक्षारण कहते हो। इसका एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, पीतल या तांबे के बर्तनों पर हरे धब्बे बनना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। साबुनीकरण क्या होता है, वसा या तेल की क्रिया जब किसी क्षार के साथ कराते हैं, किसी क्षार के साथ कराते हैं, या कहते सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कराने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी करा सकते हो। इनसे जब रिएक्शन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो होगा साबुन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण। जैसे हम आपको रिएक्शन दिखाते हैं, CH2 COO C17H35 H35 CH COO C17H35 CH2 COO C17H35। इसका क्रिया किससे करा दें, मान लो 3 टाइम ऑफ NaOH से रिएक्शन करा दें तो बनेगा क्या, CH2OH CHOH CH2OH प्लस C17H35 COO Na, कितनी बार, 3 बार। यही क्या है, साबुन, साबुन है, ये ग्लिसरॉल है। तो वसाई या तेल का फार्मूला ये हमने लिख दिया। इसका क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, से कराते हैं तो क्या बनता है, ये आपका साबुन है, ये ग्लिसरॉल है। तो इस क्रिया को ये आप क्या कहते हो, साबुनीकरण। कहने का मतलब लिखोगे कैसे, इसको जब लिखना होगा तो आप कहोगे वसा या तेल की क्रिया सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर साबुन का निर्माण होता है, इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इसको पहले लिख लेना, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में, ये भी नहीं है, आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए। तो आवर्त सारणी में आपने देखा होगा 7 क्षैतिज कालम होते हैं, उनको आप कहते हो आवर्त, और 18 ऊर्ध्वाधर कालम होते हैं, खड़े खड़े कालम होते हैं, उनको आप कहते हो वर्ग। फिर कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण, देखो रेडॉक्स का मतलब ही यार क्या है, देखो ना, रेड ऑक्स, रेड का मतलब क्या है, रिडक्शन। अरे रेड का मतलब लाल नहीं यार, रिडक्शन ही होता है, रिडक्शन यहां पर। और ऑक्स, ऑक्स मतलब वो नहीं जो तुम सोच रहे हो भैया, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साथ साथ होती हैं, और जब भी इसमें से एक हो रहा होगा तो ये भी कंफर्म है दूसरा भी वही हो रहा होगा, इसमें से अकेला कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या हुआ, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, क्या कहलाता है, क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सजातीय श्रेणी। तो एलिफैटिक यौगिकों की वे श्रेणियां, एलिफैटिक, एलिफैटिक यौगिक अपने ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं वो एलिफैटिक श्रेणी में आते हैं। तो एलिफैटिक यौगिकों की वे श्रेणियां जिनमें CH2 या परमाणु भार 14 का क्या होता है, अंतर होता है। किस किस का, या तो CH2 का या फिर परमाणु भार 14 का। इसका मतलब क्या है, यहां पर जरा देखो,
यहां पर देखो क्या दिख रहा है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2 और 1 कार्बन का 12 तो 12 2 14। मतलब ये और ये बात एक ही है दोनों। जैसे और एक खास बात है इसमें सजातीय श्रेणी के लिए, ये कहा जाता है एलिफेटिक यौगिकों की वे श्रेणियां जिनमें CH2 या परमाणु भार 14 का अंतर होता है, जैसे CH4 फिर C2H6। जरा देखो इन दोनों में कितना अंतर है, जरा देखो कितना C बढ़ गया 1, H कितना बढ़ा 2, यही तो अंतर है, सिंपल। तो ये तुम्हारे दोनों सदस्य किस श्रेणी के हैं, सजातीय श्रेणी के। तो याद रखना है पास पास के होने चाहिए। जैसे हम मान लो ले लें CH3OH, इसके बाद हम कहते हैं C2H5OH ले लो, तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में भी CH2 का ही अंतर पाएंगे आप। तो एक बात और है, वो ये है कि इनके फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप अलग नहीं होने चाहिए, वरना वो सजातीय श्रेणी का नहीं रहेगा। फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए। तो एलिफेटिक यौगिकों की वे श्रेणियां जिनमें CH2 या परमाणु भार 14 का अंतर होता है सजातीय श्रेणी कहलाती है, और इसमें क्रियात्मक समूह समान होते हैं। ठीक है, क्रियात्मक समूह डिफरेंट होंगे तो फिर श्रेणी बदल जाएंगी, वो सजातीय श्रेणी नहीं रहेगी। ठीक है, अब कोई भी हो सकता है क्रियात्मक समूह समान हो, और पास पास वाले, जैसे मान लो किसी में 3 कार्बन है तो या तो उसका साथी कौन होगा 4 वाला, या फिर उससे पहले वाला 2 वाला। अब किसी में एक सदस्य है तो तुम सोचो कि उससे पहले वाला, तो उससे पहले वाला पॉसिबल नहीं है, 0, फिर 0 हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो हमें इससे समझ में आ गया होगा सजातीय श्रेणी क्या होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं बताइए, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो इतना जितना था वो सारा आपका करा दिया। अब अगले सेट के साथ मिलेंगे अगले दिन। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।